हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्लॉक 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, और ये होगा इस कंप्लीट यूनिट का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो हमें समझना क्या है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मेन हम ये समझेंगे। दूसरा, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो हम सब जानते हैं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना, इसका अपने आप में एक अच्छा खासा रिलेशन है किसके साथ? इंडस्ट्रीज के साथ। थोड़ा सा इसे ना डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशन है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। तो हम सब जानते हैं जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ कभी भी किसी एक सेक्टर से नहीं आती है। ग्रोथ के लिए हर सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस यानी कि टर्शियरी सेक्टर हो। ये जब तीनों सेक्टर एक एक करके ग्रो करते हैं ना, तब जाके बेनिफिट होता है किस चीज का? इकोनॉमिक ग्रोथ का या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो अगर मैं इन चीजों की बात कर ही रहा हूं तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि जो बैलेंस ग्रोथ है उस बात का मतलब ही यही होता है कि तीनों सेक्टर जो है वो डेवलप होने चाहिए। पर डेवलपिंग के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? डेवलपमेंट के क्या होते हैं? कुछ यहाँ पे मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अब वो तरीके क्या है कि अगर आप जितनी भी वेल डेवलप्ड इकोनॉमी को देखोगे तो वहां पे होता क्या है, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करता है, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम से चलता हुआ सेक्टर है। ऐसा कोई नहीं है कि एग्रीकल्चर आज आया है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आती है, तो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। फिर तीसरा सर्विस सेक्टर डेवलप करता है, जो कहीं ना कहीं दोनों की हेल्प करता है, प्राइमरी सेक्टर की भी, एग्रीकल्चर की भी, और सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की भी। तो इस तरीके से जो है ना वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट और एक बैलेंस्ड ग्रोथ हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये पैटर्न टूट जाता है, जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया को हम आज भी डेवलपिंग नेशन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर वेल डेवलप है, बिल्कुल सही, अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से प्ले कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। वो अलग बात है कि बहुत सालों से हमसे ग्रोथ को क्या देख रहे हैं? स्टैग्नेंट देख रहे हैं, बट डेवलप है, ठीक है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उस लेवल पे डेवलप नहीं है। आज भी हम ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर। सर्विस सेक्टर फिर वही वेल डेवलप है, यानी कि चेन टूट गई, वो पैटर्न टूट गया। पहले डेवलप होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर जो वेल डेवलप है, फिर होना चाहिए सेकंड सेक्टर, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं है, इंडस्ट्री जितनी इंडिया के अंदर डेवलप नहीं है। तीसरा सर्विस सेक्टर वो वेल डेवलप्ड है, वो क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है, प्राइमरी पे भी और सेकेंडरी पे भी। तो ये तुमने एक बात की। अब एक चीज समझते हैं, वो क्या कि लेबर जो है ना वो किस तरीके से किस सेक्टर के अंदर मूव करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे इंडिया के मैक्सिमम लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है, लेकिन दिक्कत क्या है, वहां पे उतनी वेजेस नहीं मिल रही, उतनी सैलरीज लोगों को नहीं मिल रही, उतनी इनकम नहीं मिल रही है लोगों को, ठीक है? तो इनकम क्या हो रही है, वेज रेट क्या है वहां पे? कम है, जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं। अब जब वेज रेट कम होता है तो लोग क्या सोचते हैं, भाई हम अपना वेज रेट इंक्रीज करेंगे, सब चाहते हैं हमारी इनकम इंक्रीज हो। अब इनकम इंक्रीज होने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं अपना सेक्टर जो है वो चेंज भी करना पड़ सकता है। तो लोग जो है क्या देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही है, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब एग्रीकल्चर में कम पैसा है और इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा है तो हम इंडस्ट्रीज में जाके काम करना पसंद करेंगे। जैसे पहले लोग जो है ना रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में आते थे। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज वेल डेवलप होती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इनकम कमाने की, अच्छे वेज रेट मिलते हैं, ठीक है, और फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग जो हैं वो अर्बन एरिया की तरफ आते हैं, यानी कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रीज की तरफ भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी और इनकम क्या है, ज़्यादा मिलती है, ठीक है? तो अब ऐसा लगातार होता रहेगा, क्या होगा, एग्रीकल्चर को लोग जो है छोड़ते रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग में आते रहेंगे, इंडस्ट्रियल में आते रहेंगे।
रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग सर्विस सेक्टर में भी चले जाएं, तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो लोग जो है ना जब तक माइग्रेट करते रहेंगे जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेज रेट ज़्यादा है, ठीक है, और एग्रीकल्चर में वेज रेट कम है। जैसे ही दोनों में इक्वल हो गई फिर तो लोग क्या बोलेंगे कि यार क्यों हम दूसरे शहर जाएं, दूसरी इंडस्ट्रीज में जाएं, वहाँ की एक जो बोलते हैं ना खराब वर्किंग कंडीशंस में जाए काम करें, इससे बड़ा तो हमारा एग्रीकल्चर सही है, हम यहाँ पे काम कर लेंगे जब वेज रेट सेम ही मिलने वाला है तो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी भी काम को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो कुछ ना कुछ तो बेहतर उसे मिलना चाहिए ना। अब अगर कुछ ही बेहतर नहीं मिल रहा तो वो उस जगह को नहीं छोड़ेगा, वो जिस काम में लगा हुआ है उसी में एम्प्लॉयड रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज में अभी भी वेज रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, और जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, तो होगा क्या, एग्रीकल्चरल आउटपुट गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप ये भी एक रीजन मान सकते हो एग्रीकल्चरल आउटपुट गिरने का, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट नीचे कब आएगा, जब लेबर वहाँ पे काम ही नहीं करेंगे। जब वहाँ पे काम करने के लिए लेबर नहीं होगी, वहाँ पे लोग काम ही नहीं करेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट किस प्रकार से होगी, होगी ही नहीं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट होती रहेगी। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है, कि भाई लोग जो है वो हद से ज़्यादा माइग्रेट करेंगे तो होगा क्या, एक सेक्टर का नुकसान होना एक स्टेप के बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि है क्या कि देखो जब जब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो वहाँ पे सप्लाई है लेबर्स की वो बहुत ज़्यादा थी, इतनी डिमांड भी नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, इतना एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो इसलिए वहाँ पे बजट कम मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ के लोग जो है वो इंडस्ट्री की तरफ मूव करेंगे तो इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डिमांड तो कांस्टेंट है, क्या डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे केसेस में एग्रीकल्चर का वेज रेट क्या होता रहेगा, ऊपर उठता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे इतना लोग अब काम करना नहीं चाहते हैं। और जब वहाँ के अच्छे जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर जो फार्म हाउसेज हैं या फिर जो बहुत सारे फार्म्स हैं, फिर जो बड़े लेवल पे खेती करते हैं कमर्शियल लेवल पे, अगर उन्हें लेबर चाहिए तो उन्हें महंगा वेज रेट पे करना पड़ेगा। तो और इंडस्ट्री का वेज रेट जो पहले ज़्यादा था, यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई, यहाँ पे लेबर ज़्यादा नहीं लग गई, तो है कि सब यहाँ का जो प्राइस है क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वेज रेट काम किस तरीके से करता है। अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वेज रेट क्या रहेगा, सस्ता रहेगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। भाई अगर मैं मान लो एक प्रोड्यूसर है, वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना चाहता है तो वो सस्ती लेबर को रखेगा ना, और जब सप्लाई ज़्यादा है तो वो किसी ऐसे पर्सन से काम करवाएगा जो पर्सन चीप रेट में वही काम करने के लिए तैयार बैठा है। तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज की जो लेबर कॉस्ट है, ठीक है, फिर जो वेज रेट है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही बराबर होगी, ठीक है, वैसे ही लोग जो हैं वो माइग्रेट करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ठीक है। और अगर फिर बोल रहा हूँ, अगर फिर भी लोग माइग्रेट करना जारी रखते हैं तो होगा क्या कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी लेबर्स की, ठीक है। और जो कि आज आप देख भी पा रहे हो कि इंडस्ट्रीज कम है, लेबर बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडस्ट्रीज के अंदर भी वेज रेट जो है वो क्या होती है, नॉमिनल वेज रेट है, फिर बहुत सस्ती वेज रेट है, ठीक है, बहुत ही चीप वेज रेट पे लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वहाँ पे प्रोडक्शन होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज में या फिर सर्विस सेक्टर में आ चुके हैं। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो हम समझते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं बिग पुश थ्योरी को, कुछ थ्योरीज हैं वो डिस्कस करेंगे, बाद में समझेंगे कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है, क्यों ये दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं बिग पुश थ्योरी को। जब हम बात करें एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की, क्या रिलेशन इसके बीच में, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड कंजप्शन इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, लोगों का कंजप्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं सेक्टर के अंदर, तो हम कोशिश कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली है वो हम डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन कब होगा, जब लोगों को जॉब्स मिलेगी, यानी कि इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो लोगों को पैसा मिलेगा, क्योंकि भाई काम कर रहे हैं, काम फ्री में तो नहीं करेंगे, पैसा मिलेगा। और जब पैसा मिलेगा तो उस पैसे को लोग अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज को खरीदने में यूज कर पाएंगे, और इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। तो सच अ स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड द अटेनमेंट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ का, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हर सेक्टर आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो सबकी ग्रोथ एक साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक सेक्टर क्या हो जाए, पिछड़ जाए, तो ऐसे किसी में पूरी इकोनॉमी जो है पीछे रह जाती है। तो बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल इंटररिलेटेड सब सेक्टर्स विद इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो बाकी इंडस्ट्रीज भी हैं, जो बाकी सेक्टर्स भी हैं, उनकी ग्रोथ भी सेम रेट पे होना क्या है, बहुत जरूरी है।
अब इसके बाद क्या आता है, बिग पुश। तो बिग पुश अप्रोच विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। जो बिग पुश है वो अप्रोच काम आती है ताकि वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, किसके, पॉवर्टी की, इन रूरल एरियाज एंड ऑल्सो इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टू सप्लाई कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जब क्या होगी, इसकी एबिलिटी होगी इंक्रीज करने की, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो सप्लाई कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन थ्रू सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज। तो भाई सिंपल सी बात है, रूरल एरियाज में ज़्यादातर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है तो वो पैसा सेव करेंगे, उस पैसे को सेव करके फिर लोग जो है इंडस्ट्रीज की तरफ जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री भी क्या होगी, ग्रो होगी। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पैसा आ रहा है वो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर तो पहले ही ग्रो कर चुका है, तभी तो वहाँ पैसा आ रहा है, इंडस्ट्रीज भी ग्रो करना शुरू कर देगी। तो ये एक पॉइंट हमने समझा। इसके बाद क्या आता है, देयर इज अ ह्यूज रिजर्व, अब वो टॉपिक समझा रहा हूँ जो मैंने आपको अभी भी थ्योरी में समझाया था। देयर इज अ ह्यूज रिजर्वोयर ऑफ लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ दीज लेबर आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब यहाँ पे है क्या कि मान लेते हैं कि एक रिजर्वोयर है, मतलब बहुत से लेबर्स जो हैं अपने काम की तलाश में है, लेबर्स की सप्लाई कोई कमी नहीं है, लेबर काम करना चाहती है और वो काम कर भी रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। वेयर देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज क्लोज टू जीरो, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, क्लोज टू जीरो है, यानी कि कोई भी एडिशनल जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसके बदले कोई भी खास पेमेंट हमें नहीं मिल रही है, कोई भी एडिशनल बेनिफिट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, देयरफॉर लो पेड लेबर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो हुआ क्या गया कि लो पेड लेबर जो है ना वो काम करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, विल माइग्रेट टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल, यानी कि वो लोग जिनकी पेमेंट कम है, लो पेड लेबर हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे मॉडर्न या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, वहां जाके काम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ऑफ द वेज डिफरेंशियल, क्योंकि वेज रेट डिफरेंट है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर विल बी हाई। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, हाई है, क्योंकि वो सेक्टर अभी अभी डेवलप हुआ है, वहां लोगों की नीड है, यानी कि वहां पे सप्लाई क्या है, अभी लेबर की कम है और डिमांड क्या है, ज्यादा है। जैसे देखो पता है हमेशा कंसेप्ट यूं ही काम करते हैं, अगर हम कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हैं या फिर हम किसी भी ऐसी मार्केट में काम कर रहे हैं जहां पे लेबर की सप्लाई क्या है, लिमिटेड, लेकिन वहां पे डिमांड क्या है, ज्यादा, तो ऐसे केसेस में हम ज्यादा सैलरी की मांग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग पावर किसके पास होती है, लेबर के पास, एम्प्लॉय के पास। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। जब मैं एआई की बात करूंगा तो एआई की सप्लाई इंडिया में ज्यादा है या कम है, आप बोलोगे भैया सप्लाई बहुत कम है, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लेबर जो एआई को समझते हैं, एआई को जानते हैं, एआई की हेल्प से काम करना आता है जिन्हें, ठीक है। तो जिन लोगों ने एआई सीख रखा होगा वो लोग कम है, और हर इंडस्ट्री में अब ऐसे लोग चाहिए जिनको एआई आता हो, ठीक है। तो होगा क्या, उनकी डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो भी पर्सन एआई सीखेगा, ठीक है, तो उसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेहतर सैलरी, बेहतर इनकम मिल सकती है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, लेबर की, वो क्या है, ज्यादा है, बिकॉज ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी क्या है, हो रही है। तो इन सब चीजों की वजह से अब समझते हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो भाई एक सिंपल सी बात है, समझते हैं इस चीज़ को। जब मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ को काम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, आप बोलोगे भैया वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, और साथ साथ कुछ रॉ, क्योंकि देखो इंडस्ट्री का मेन काम क्या होता है, कोई भी गुड मैन्युफैक्चर करना। जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के हम फिनिश गुड तैयार कैसे करेंगे। तो अब जो वो रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं कि जिसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर कन्वर्ट करेंगे, वो रॉ मटेरियल ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रीज के पास, एग्रीकल्चर से। तो इसलिए बोलते हैं कि एग्रीकल्चर पे जो है ना इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब क्योंकि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते हैं, लेकिन बात क्या आती है कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रीज पे किस प्रकार से डिपेंड करती है, भाई वो भी डिपेंड करती है। अब वो कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर को क्या चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, अच्छी मशीनरी चाहिए, अगर कोई इनोवेशन हो रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेंगी, इंडस्ट्री से। तो दोनों ही सेक्टर आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे
कि सर्विस सेक्टर भी डिपेंडेंट है तो वो भी डिपेंडेंट है। सर्विस सेक्टर में किसकी बात करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है। और कौन खरीदेंगे लोग, कौन ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा? जब जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है या फिर इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। सेम ऐसे एग्रीकल्चर गुड को भी कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होगा। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, वो अपना इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। कल को अगर क्रॉप लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा पे करेगी, जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो कौन यूज कर रहा है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बात बोलोगे भैया इंश्योरेंस तो लोग नॉर्मल लोग भी यूज करते हैं, तो भाई नॉर्मल लोग भी कब यूज कर पा रहे हैं? जब वो लोग किसी न किसी सेक्टर में काम करते हैं और वहां से पैसा आता है, तभी तो वो अपना इंश्योरेंस करवा पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो तीनों सेक्टर है आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। वैसे तो मैं बात पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। तो पहला क्या आता है? प्रोड्यूसेस फूड। भाई फूड का प्रोडक्शन करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के जिंदा रहने के लिए फूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फूड कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स, वो कहां से मिलेंगे? एग्रीकल्चर से मिलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है? क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या करता है? मार्केट बनाता है उन गुड्स एंड उन सर्विसेज के लिए जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में प्रोवाइड हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि मेनली सबसे पहले क्या था? एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि ज्यादातर लोग इंडिया के कहाँ इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है? मेन एग्रीकल्चरल सेक्टर से। उस पैसे को फिर लोग कहाँ खर्च करेंगे जो पैसा वहां से आ रहा है? इंडस्ट्रियल गुड्स में। तो भाई जो वो गुड्स और सर्विसेज जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज बना रही है या फिर जो सर्विस सेक्टर बना रहा है, उनकी डिमांड कौन कर रहा है? आम फार्मर्स, जो लोग पैसा कमा रहे हैं एग्रीकल्चर के जरिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तीसरा, सप्लाईज लेबर एंड कैपिटल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, लेबर सप्लाई हो रही है। भाई सबसे पहले लोग कहाँ इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्री में लोग और सर्विस सेक्टर में लोग कब आए? जब उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ा, तो वहीं से लोग आ रहे हैं। तो लेबर की सप्लाई वहां से हो रही है। कैपिटल, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि पैसा सबसे पहले किसने कमाया? एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब वहां से पैसा आया तभी तो लोगों ने उस पैसे को सेव करके इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट किया। वही चीज यहाँ पे है। तो सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि लेबर की सप्लाई भी और कैपिटल की सप्लाई भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कैसे होता है? एग्रीकल्चर के जरिए। चौथा और आखिरी पॉइंट, अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड। बिल्कुल सही बात है, फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन कर सकते हैं हम कैसे? क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे जो फूड है, ठीक है, हमारा जो भी क्रॉप वगैरह है, उसकी डिमांड अगर इंटरनेशनल लेवल पे होती है, यानी कि फॉरेन मार्केट्स में भी हमारे गुड्स, हमारा फूड प्रोडक्ट, हमारे क्रॉप्स की डिमांड होती है, तो हम उन्हें सेल करके, यानी कि उनको एक्सपोर्ट करके वहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो बेनिफिट मिलता है। ये सारे बेनिफिट कब है? किसके हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर के। ये पूरा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। इसके बाद क्या पॉइंट आता है? देयर इज दस अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विस सेक्टर का विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड प्रोवाइड करने में, कि फूड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी। मैंने बात की थी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल सकते हैं, फाइबर मिल सकता है, लेबर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, और लेबर मिल सकती हैं इंडस्ट्रीज को और सर्विसेज को, ठीक है, सर्विस सेक्टर को। तो जिनके जरिए क्या होगा? इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होगा और सर्विस सेक्टर का भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो दिस रीइंफोर्सेस इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विद इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो ये दिखाता है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे टिका हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, और कैसे ये आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहीं पे हमारा फिनिश होता है यूनिट नंबर 5। अगली वीडियो से बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रही हैं। फिर भी कोई भी डाउट बच गया हो ना, कोई भी क्वेरी लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना, अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।